हेलो, आज हम कृषि रसायन में पाठ 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय व मृदा निर्माण पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हमने चट्टानों का अपक्षय पढ़ा था और चट्टानों का अपक्षय 3 प्रकार से होता था: भौतिक, रासायनिक और जैविक। पिछले लेक्चर में हमने रासायनिक अपक्षय व भौतिक अपक्षय के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जैविक अपक्षय। तो देखिए, बायोलॉजिकल वेदरिंग या जैविक अपक्षय। तो जैविक शब्द का मतलब है जीव जंतुओं से। तो अगर चट्टानों का अपक्षय या चट्टानें जीव जंतु के द्वारा विखंडित हो तो उसको कहेंगे अपन जैविक अपक्षय। अब जैविक अपक्षय किन के द्वारा हो सकता है? मनुष्य व जानवर के द्वारा, पौधों के प्रभाव से या फिर सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव से। तो पहला देखते हैं मनुष्य व जानवर के द्वारा। तो मनुष्य के द्वारा रेल, सड़कें, बांध, नदी आदि के लिए चट्टानों को क्या किया जाता है? चूर्ण कर दिया जाता है। जिनसे क्या है, रेल, सड़कें आदि बनाने के लिए चट्टानों को तोड़ा जाता है, जिससे चट्टानें टूट करके क्या बन जाती है? चूर्ण बन जाती है। जानवर में देखिए, चिड़िया, कीड़े आदि चट्टानों में छिद्र बना देते हैं, जिससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती है इन छिद्रों के कारण, और फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाती है? टूटने लग जाती है। तो ये तो था मनुष्य व जानवर से। अगला है पौधों का प्रभाव। तो पौधे की जड़ें होती है वह चट्टानों में प्रवेश करके उनमें क्या लगाने लग जाती है? दाब डालती है, और इस दाब के कारण चट्टानें क्या हो जाती है? टूटने लग जाती हैं। चट्टानों की दरारों में जड़ों से कार्बनिक अम्ल बनता है, जिससे चट्टानें अपघटित हो जाती हैं। तो जो जड़ें होती हैं वह दरारों में जाकर के कभी कभी कार्बनिक अम्ल भी बनाने लग जाती है, और ये अम्ल चट्टानों को क्या कर देता है? अपघटित कर देता है। तीसरा है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा। तो कई सूक्ष्म जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीट्स आदि चट्टानों व खनिजों से भोजन का संश्लेषण करने के लिए पोषक तत्वों को क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं, जिससे चट्टानें दुर्बल हो जाती है, और ये पेड़ पौधों को सड़ा गलाकर कार्बनिक अम्ल व CO2 प्रदान करती है, जिससे खनिज व चट्टानों का विघटन हो जाता है। तो ये चट्टानों का अपक्षय। अब हम पढ़ेंगे कि चट्टानों के अपक्षय को कौन कौन से कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो अपक्षय को प्रभावित करने वाला पहला कारक है जलवायुवीय कारक। तो देखिए, जो जलवायुवीय कारक होते हैं यह अपक्षय के प्रकार व दर दोनों को ही प्रभावित करता है। अगर शुष्क दशाएं होंगी, शुष्क मौसम होगा, तो वहाँ पर कौन सा अपक्षय अधिक होगा? भौतिक अपक्षय अधिक होता है, जिसके कारण खनिजों का आकार क्या हो जाता है? घट जाता है। भौतिक अपक्षय के कारण खनिजों का आकार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और उनकी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा। आकार छोटा छोटा बारीक हो जाएगा तो सतह का क्षेत्रफल अपने आप ही क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जबकि नमी की मात्रा बढ़ने से रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। अतः जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कौन सा अपक्षय अधिक पाया जाएगा? रासायनिक अपक्षय अधिक पाया जाएगा, क्योंकि आर्द्र क्षेत्रों में नमी की मात्रा अधिक होती है। अगला है भौतिक गुण। तो खनिजों के आकार, कठोरता और सीमेंटीकरण आदि अपक्षय को प्रभावित करते हैं। महीन आकार के खनिज की अपेक्षा जो महीन आकार के खनिज होते हैं उनका अपक्षय मोटे आकार की खनिजों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। खनिज जितना बारीक होगा उतना ही उसका अपक्षय क्या होगा? अधिक मात्रा में होता है। कठोर खनिज जैसे कि क्वार्टजाइट जो होता है का भौतिक अपक्षय मंद गति से होता है, क्योंकि ये कैसा होता है? बिल्कुल कठोर होता है, और इसको टूटने में भौतिक कारण जैसे कि तापमान आदि से टूटने में ये आसानी से नहीं टूटता है। रासायनिक अपक्षय कम क्षेत्रफल के कारण धीरे धीरे होता है। तो ये भौतिक गुण। अगला है रासायनिक व संरचनात्मक गुण। तो खनिजों के अपक्षय की दर उनके आकार, रासायनिक गुण और साथ ही क्रिस्टलाभ गुणों पर निर्भर करती है। कठोर क्रिस्टलाभ खनिज होते हैं वह धीरे धीरे क्या होंगे? अपक्षयित होंगे। जितना कठोर
और क्रिस्टलाव खनिज होगा वो उतना ही धीरे धीरे अपक्षयित होगा। तो ये तो था अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक हमारा मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण या सॉइल फॉर्मेशन। तो इसमें देखिए जो मृदा उत्पत्ति होती है या मृदा पिंड का उद्भव है जो एक भूपपड़ी के अपक्षय कटिबंध में होने वाले अनेक भू रासायनिक चक्रीय प्रक्रमों द्वारा संपन्न हुआ है। जैसे कि चट्टानों का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्तियों द्वारा मृदा रूप में बदलना ही मृदा उत्पत्ति कहलाता है। चट्टानें होती हैं, चट्टानें जिनसे कि क्या बनती है, अपनी भूपपड़ी बनती है। ये चट्टानें वायुमंडल की क्रियाओं के द्वारा टूटने लगती है और वायुमंडल की क्रियाओं के टूटने से चट्टानों में क्या होता है, असंगठित पेतरक पदार्थ बनते हैं। इन मूल पदार्थों को ही क्या कहते हैं, रिंगोलित कहते हैं। अर्थात वायुमंडल की क्रियाओं के द्वारा चट्टानों के टूटने से असंगठित पेतरक पदार्थ बनते हैं और इन असंगठित पेतरक पदार्थों को क्या कहते हैं, रिंगोलित कहते हैं। जो रिंगोलित होता है इसके नीचे ठोस चट्टानें रहती हैं और ये जो ठोस चट्टानें हैं वह परिवहन शक्तियों की अनुपस्थिति में जो ये रिंगोलित होता है यह इसकी मोटाई क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। परंतु जब इस पर परिवहन शक्तियाँ जैसे कि गुरुत्व बल, बहता हुआ पानी, वायु, बर्फ आदि के कारण चट्टानें क्या होने लग जाती है, चट्टानों टूटने लग जाती है और टूटने से प्राप्त हुए पदार्थ को भूमि की सतह पर लगातार वितरित करती रहती है ये परिवहन शक्तियाँ। परिवहन शक्तियों से धीरे धीरे मृदा का निर्माण की क्रिया चलती रहती है। तो देखिए जो मृदा की उत्पत्ति है वो 2 प्रक्रमों के द्वारा होती है। पहला प्रक्रम है अपक्षय या वेदरिंग और दूसरा प्रक्रम होता है प्रोफाइल का निर्माण या प्रोफाइल डेवलपमेंट। इस प्रकार जो मृदा के निर्माण की 2 प्रावस्थाएं अपन बोल सकते हैं। पहली प्रावस्था है कि मूल चट्टान से कच्चे पदार्थ का निर्माण हो और दूसरी प्रावस्था है कि कच्चे पदार्थ से मृदा पिंड का निर्माण हो। तो ये जो पहली प्रावस्था है मूल चट्टान से कच्चे पदार्थ का निर्माण हो, ये प्रावस्था विखंडन की या फिर विच्छेदन की विनाशकारी प्रावस्था है क्योंकि इसमें मूल चट्टान क्या हो रही है, टूट रही है। जबकि जो दूसरी प्रावस्था है कच्चे पदार्थ से मृदा पिंड का निर्माण, यह एक संश्लेषण व उद्भव की प्रावस्था है क्योंकि इससे निर्माण हो रहा है, इसलिए कौन सी प्रावस्था है, निर्माणकारी प्रावस्था कहलाती है। देखिए मृदा के निर्माण की प्रावस्थाएं भौतिक व रासायनिक व जैविक कारकों के द्वारा संपन्न होती हैं। मतलब चट्टानों पर भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों से चट्टानों का क्या होगा, अपक्षय होता है। इन अपक्षय प्रक्रमों के फलस्वरूप मृदा की भौतिक संरचना में क्या होने लग जाता है, परिवर्तन हो जाता है और मृदा सहती में समस्त जो मृदा है वो किसके रूप में विकसित होती है, परतों के रूप में विकसित होती है। हॉरिजॉन्टल लेयर के रूप में मृदा का विकास होता है जिसे अपन क्या कहते थे, प्रोफाइल कहते हैं। इसलिए मृदा प्रोफाइल का विकास ही क्या कहलाता है, मृदा उत्पत्ति कहलाता है। तो ये तो था मृदा का निर्माण। मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। देखिए जो मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं वो 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक प्रक्रिया या विशिष्ट प्रक्रियाएं। इनको अपन पैडोजेनिक प्रोसेस भी कहते हैं। प्राथमिक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें मृदा में उस प्रक्रिया के दौरान मृदा में विशेष संस्तर बनते हैं, जबकि जो विशिष्ट या गौण प्रक्रिया होती है उसमें जो मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है। हम इन प्रक्रियाओं को अपन एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रक्रिया है ह्यूमिफिकेशन। तो मृदा की ऊपरी सतह पर उपस्थित जो पेड़ पौधों की पत्तियां, अन्य भाग व मृतक जंतु होते हैं, पौधों के अन्य भाग
जंतु होते हैं वो मृदा की ऊपरी सतह पर मौजूद होते हैं। तो ऊपरी सतह पर ये कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन व नवीन कार्बनिक पदार्थों की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं अपन, ह्यूमिनिफिकेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया मृदा की सतह पर ह्यूमस की परत बनाती है जो जिससे कि ओ संस्तर बनता है। सोइल फाइबर में जो ओ संस्तर होता है वो इसी का बना होता है। जो नम उष्ण प्रदेश में सूक्ष्मजीवों की क्रियाशीलता के कारण कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन होता है वो अत्यधिक शीघ्रता से होता है और इस कारण से ह्यूमस एकत्रित नहीं हो पाता है। जब पानी इस संस्तर से होकर के गुजरता है तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अम्लों में विलय होकर के निचली सतहों में चले जाते हैं, वो ए संस्तर या बी संस्तर में चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया थी ह्यूमिनिफिकेशन। अगला जो मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है वो है निक्षालन या इल्यूवेशन। तो ऊपरी सतह के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया क्या कहलाती है, निक्षालन कहलाती है। जो आर्द्र जलवायु में सिलिका निक्षालित होकर निम्न संस्तरों में आ जाता है, जैसे कि क्ले है वो ए संस्तर से बी संस्तर में एकत्रित हो जाती है। तो जो निक्षालन का अर्थ धुलाई होने से होता है, मतलब पानी के कारण अंतःस्राव के कारण जो ओ परत में कार्बनिक पदार्थ थे वो रिश करके अगली ए या बी परत में चले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं निक्षालन। अगला है निक्षेपण। कार्बनिक पदार्थ जो कि निक्षालन के द्वारा निचले संस्तरों में गए हैं वो निचले संस्तरों में जाकर के वहाँ पे क्या हो जाए, जमा होने लग जाए, तो उन्हें उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निक्षेपण। तो इसका होगा कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा होने को क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। जैसे कि क्ले, एल्यूमिनियम और फेरस आदि होते हैं वो ए संस्तर से निक्षालित होकर के बी में चले जाते हैं और वहाँ जाकर के क्या होने लग जाते हैं, एकत्रित होने लग जाते हैं। तो ये है निक्षेपण। अगले है पेडोलोजीकरण। तो देखिए पोडजोलीकरण, ये जो पोडजोलीकरण की प्रक्रिया है ये ठंडे व नम प्रदेशों में होती है। जो पोडजोल है ये रूसी शब्द है। रूसी शब्द पोडजोला से बना है जिसका अर्थ होता है राख जैसा। इसमें ह्यूमस व सेक्सकी ऑक्साइड ऊपरी संस्तरों से बह करके नीचे के संस्तरों में आकर के जमा होने लग जाते हैं और संपूर्ण सोलम का निक्षालन होने से पूरे क्षार निष्कासित हो जाते हैं और मृदा कैसी बन जाती है, अम्लीय बन जाती है। जो ये प्रक्रम है ये ठंडे प्रदेशों में अधिक होगा। अगला है लेटराइजेशन। तो जो लेटराइजेशन की प्रक्रिया होती है वह उष्ण व अर्ध उष्ण प्रदेशों में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ की उच्च ताप व भारी वर्षा निरंतर होती रहती है। वहाँ की मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ व मौलिक चट्टानों का अपक्षय व निक्षालन अत्यधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो सिलिका होता है वो नीचे की परतों में चला जाता है, जबकि एफी व एल्यूमिनियम होता है वो ऊपरी संस्तरों में ही रह जाता है। इससे मृदा क्या बनी रहती है, अम्लीय बनी रहती है। जो इस परत का रंग होता है वह लाल रंग होता है और लाल रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड हीमेटाइट की अधिकता के कारण होता है। ए संस्तर में सेस्क्वी ऑक्साइड की अधिकता हो जाती है जिसके कारण इस मृदा का रंग लाल से बादामी हो जाता है। तो यह है लेटराइजेशन। अगला प्रक्रम हम पढ़ते हैं कैल्सिफिकेशन। तो ये देखते हैं। देखिए मृदा के ऊपरी संस्तर में कैल्शियम कार्बोनेट के संचयन अथवा अवक्षेपण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैल्शियकरण कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के संचयन से कैल्शियम स्तर का निर्माण होता है। जब जड़ों के पास में CO2
ज़्यादा होती है तो पानी के साथ में ये CO2 मिलकर के क्या बना लेगी, कार्बनिक अम्ल बना लेती है। ये कार्बनिक अम्ल होता है, ये कैल्शियम के साथ में क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है और यही बाइकार्बोनेट होता है, ये CO2 के साथ में क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। इन मृदाओं का निर्माण, जो कैल्शियम कार्बोनेट वाली मृदाएं हैं, इनका निर्माण अधिक शुष्क व कम वर्षा वाली स्थानों पर होता है, जहाँ पर की वर्षा की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जहाँ घुलनशील भस्म निष्कासित होकर के निचले के संस्तरों में चले जाते हैं, उस जगह पर। अगला है डिकैल्सिफिकेशन। तो मृदा संस्तरों में से कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निष्कासन हो जाना क्या कहलाता है, डिकैल्सिफिकेशन कहलाता है। ये जो डिकैल्सिफिकेशन होता है, ये आर्द्र क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वह जल और CO2 के साथ में मिलकर के घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। तो ये है डिकैल्सिफिकेशन। अगला है लवणीकरण या सैलिनाइजेशन। तो देखिए, इसमें मृदा के ऊपरी संस्तर अथवा पृष्ठ संस्तर में घुलनशील लवण जैसे कि सोडियम के क्लोराइड व सल्फेट क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। ये लवण सफ़ेद परत के रूप में मृदा के ऊपर रहते हैं। ये मृदाएं में ये लवण है, ये मृदा में जल स्तर का ऊंचा होने, जल निकास का उपयुक्त न होने तथा सिंचाई जल में घुलनशील लवणों की अधिकता के कारण होता है। इसी कारण इसे कौन सी मृदा बनती है, लवणीय मृदा बनती है। अगला है पेडोटर्बेशन। तो मृदा के विभिन्न विकसित संस्तरों का आपस में जो सम्मिश्रण होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, सम्मिश्रण होकर के मृदा का जो निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे, पेडोटर्बेशन कहेंगे। सभी मृदाओं में विभिन्न संस्तरों का क्या होता है, सम्मिश्रण होता है। और जो ये पेडोटर्बेशन की क्रिया है, ये जंतुओं द्वारा, जैसे दीमक, केंचुए, चींटी, गाद बनाने वाले जंतु, वनस्पति व क्ले के संकुचन व फूलने के मिश्रण के कारण होती है। तो ये था मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।